प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली सरकार जो कि पिछले 22 साल से भाजपा विरोधी पार्टियां इसके अंदर राज करती रही और दिल्ली जल बोर्ड का एक बड़ा घोटाला आज आपके सामने चर्चा करेंगे। जैसे पीछे टैंकर घोटाला के बारे में काफ़ी चर्चा में रहा और आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ पाई, क्योंकि ये लोग जो है सरकार के ऊपर और केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनके खिलाफ झूठे प्रचार मीडिया में और प्रचारित करते हैं अफसरों पर दबाव बनाने के लिए, ताकि सच सामने ना आ सके। आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जहाँ एनडीपीएल के अंदर 65-70 लाख कनेक्शन लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और भी बिजली कंपनियों में शायद इसका आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली जल बोर्ड का आंकड़ा 22,000 लाख के आसपास ही आके सिमट जाता है और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हमारे को बहुत बड़े स्तर के ऊपर बहुत सारे जो लोगों ने खुद का स्वयं जो सपने का एक मकान होता है खुद बनाया, बहुत सारे बिल्डर्स आर्किटेक्ट्स, पिछले 6 महीने में हमने इन लोगों से मिलकर जानकारी कलेक्ट करी। लगभग हर क्षेत्र के अंदर हर जैसे 32 जेडआर ऑफिस हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली जल बोर्ड के लगभग सभी जगह दलालों का माफियाओं का राज है। एक एक बिल्डिंग जो पार्किंग वाला मकान बनता है, यहीं से आप आंकड़ा उठा लो, पार्किंग का जहाँ मीटर लगता है उसी मकान के अंदर लिफ्ट वाली लेबर डिपार्टमेंट से इसका आंकड़ा मिल जाएगा। 4-4 मीटर बिजली पानी के लगते हैं वहाँ पे, और पानी के 4-4 मीटर लगते हैं। ज़्यादातर ये लाइजनिंग दलालों के द्वारा लगाए जाते हैं। इनकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा लो, इन लोगों के सिग्नेचर वेरीफाई करवा लो, इनकी मोबाइलों की लोकेशन से करवा लो, CDR GPS, और उन बिल्डरों की जिन्होंने वो मकान बनाए हैं उन पार्टियों की, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी मिडल मैन के थ्रू ये लगाए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी और अवैध है और करोड़ों रुपए का रिश्वत का आदान प्रदान इस सारी प्रक्रिया में होता है। और सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंजीनियर्स जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, मैं चाहूँगा इनके खिलाफ आदरणीय गृह मंत्रालय और एक इंक्वायरी इनिशिएट करे CBI के द्वारा, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पिछले 22 साल के अंदर जिस मकान के अंदर 4 मीटर लगे हैं 1 महीने के अंतराल के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर, वो सब जो हैं दलालों के मिडलमैन के द्वारा लगाए गए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर बहुत बार दिल्ली जल बोर्ड की स्कीमें आई, इसमें भी बहुत बड़े स्तर के मिडलमैन एक्टिव रहे हैं। लगभग हर जेडर ऑफिस में इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनमें नीचे से लेके ऊपर तक 10-10 साल 12-12 साल तक एक आदमी एक ही ऑफिस के अंदर पदोन्नति करके कन्हैया नगर जोन की आप जांच करा लो, वहीं पे ही पोस्टेड हो जाते हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति इन लोगों ने कमा ली है। कोई विभाग इनकी जांच करने को तैयार नहीं है। आदरणीय केजरीवाल जी से ये बात है, जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ के बात का वादा करके दिल्ली सरकार में आए थे। दिल्ली की जनता को वोट की बात करते हैं, MCD में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे PWD के भ्रष्टाचार की बात करो तो वो चुप हो जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में वही भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके बारे में अजय माकन जी ने, जो पूर्व दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब इनसे बात करो दिल्ली सरकार से, सब रजिस्ट्रार के अंदर रानी बाग के अंदर बहुत सारे मकान ऋषि नगर के अंदर ऐसे हैं जिनके खसरे डिस्प्यूटेड हैं, उसके लिए 10,000 रुपए का रेट है, मिडलमैन के द्वारा ये पैसे लिए जाते हैं। और अभी एक डीलर प्रॉपर्टी डीलर ने बताया मुझे कि एक डॉक्यूमेंट राइटर उसके ऋषि नगर में प्रॉपर्टी बिकी और उसके कागज लेके अपने घर बैठ गए, जबकि रसीद बिल्डर उसके पास प्रॉपर्टी डीलर के पास पड़ी है और साइन करा के उसने पार्टी से ले रखी थी, और वो जो है जो डॉक्यूमेंट राइटर था वो उस रसीद को लेके चला गया और उसको 15,000 रुपए की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। पुलिस के पास लोग जाना नहीं चाहते। ये बड़ा गंभीर विषय है। जब केजरीवाल जी नहीं बोलते, बहुत तरह के आरोप जो इनके सरकार के अधीनस्थ जितने दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है बस वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए केंद्र सरकार को घेरना चाहती है, MCD पे आरोप लगाना चाहती है, लेकिन कोई सबूत वो सामने लाके नहीं देते। जितने इनके पार्षद जीते, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्र के अंदर MCD के अंदर वो शपथ पत्र देंगे माननीय न्यायालय के अंदर कि भाई उनके क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का MCD का कोई घोटाला नहीं हो रहा और उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, या उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा, तो ये इस बात स्पष्ट हो जाएगी। सिर्फ केजरीवाल जी की भूख किसी भी तरह से सत्ता पाना, वोट पाना, जनता को गुमराह करना और आदरणीय मोदी जी का नाम ले लेकर सत्ता के अंदर आते जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता को आज भुगतना पड़ रहा है पिछले 22 साल के अंदर जिस तरीके से भाजपा विरोधी सरकारों ने यहाँ राज किया है, और इसकी कीमत बड़े स्तर के ऊपर दिल्ली की जनता को भुगतनी पड़ रही है। भ्रष्टाचार चारों तरफ लिपटा है दिल्ली सरकार के अंदर में। जितने भी डिपार्टमेंट है, जब उसकी जांच बैठाई जाएगी
तो बहुत बड़े घोटाले सामने आएंगे। जितने इनके चेयरमैन बनते हैं और अलग अलग बोर्डों के अंदर, वहां बहुत बड़े सरकारी नौकरियों के अंदर एक चेयरमैन के अंदर कम से कम 2 नौकरी का घोटाला कम से कम मिलेगा आपको। कई तरह के जो बोर्ड हैं बने हैं, दुकानें तक के घोटालों के अंदर की जांच अगर कराई जाए, ऐसे कुछ हमारे पे दस्तावेज है। मैं चाहूंगा कि कोई ईमानदार आईपीएस हमारे को दे दिया जाए सरकार के द्वारा, और सुपरविजन हो उसके अंदर सेशन कोर्ट की, कम से कम ऑनरेबल सेशन कोर्ट की, और होम सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर इसको नोडल, इस सारे दोनों चीजों को वो करे मॉनिटर, तो बहुत बड़ा घोटाला आएगा। और मैं ये चाहूंगा कि अब 2022 में जिस तरीके का चुनाव का बिगुल बजा दिया है, घर घर के अंदर प्रचार शुरू हो गए हैं, लोकल जो कार्यकर्ता टिकट मांगने जगह जगह घूम रहे हैं, मैं सभी दिल्ली के नागरिकों से बोलूंगा कि अब जो भी नेता उनके पास किसी भी पार्टी से आए, चाहे निर्दलीय जाए, उसके शपथ पत्र के साथ उससे पूछें कि चुनाव हारने के बाद और चुनाव जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेगा और क्या क्या वो काम नहीं करेगा, नहीं तो संबंधित थाने में जाके अपने खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, झूठे वादे करके वोट लेने का। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कितने लोगों को, जिनके नाम पे ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और हमेशा वादा करके आती है, उनसे ये पूछना पड़ेगा कि भाई वो ये बताएं, खासतौर से शकूर बस्ती के नेता अपना सत्येंद्र जैन जी की सीमेंट शेडिंग में रहने वाले कितने झुग्गी झोपड़ी रहने वाले निवासियों को उन्होंने टिकट दी, कितनी रंगमहल झुग्गी में रहने वालों को दी, मद्रासी झुग्गी में रहने वालों को दी, पीरागढ़ी रिलीफ कैंप। ये सिर्फ राजनीति करने का तरीका है इन गरीब आदमियों की, इन कमजोर आदमियों की, निर्बल आदमियों की, जिनकी आज फाइनेंशियल से आज बेचारे टूटे हुए हैं। ऐसे लोगों को और पीड़ित किया जाता है, इनको गुमराह करके, इनको उकसा के, इनके बीच में कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है और इनके वोट को हासिल कर कर फिर ये अपने और अपने रिश्तेदारों के काम करवाते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज इस शब्दावली के माध्यम से दिल्ली की जनता जागृत होगी और आने वाले चुनाव में अभी से ऐसा माहौल खराब होगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उससे शपथ पत्र की मांग करी जाएगी। और हम ये मांग पिछले 10 साल से उठाते आ रहे हैं कि शपथ पत्र लिया जाए और उसको संबंधित न्यायालय में, संबंधित थाने के अंदर और संबंधित इलेक्शन कमीशन में दिया जाए कि वो अगर चुनाव जीतता है तो वो लिखित तौर पे क्या करेगा, चुनाव हारता है क्या करेगा। और हर पार्टी ये घोषणा करेगी जो झुग्गी झोपड़ी के वोट मांगती हैं, मिडिल क्लास आदमी के वोट मांगते हैं, जिनकी 10,000 से 15,000 से कम कमाई है, एक मजदूर का वोट मांगते हैं, किसान का वोट मांगते हैं, उन सब पार्टियों को घोषणा करेगी वो कितनी टिकटें आने वाले भावी चुनावों के अंदर दिल्ली के अंदर मजदूरों के परिवारों को देंगे, झुग्गी झोपड़ी वाले परिवारों को देंगे, रिक्शा चलाने वाले को देंगे, सड़क पे रेडी लगाने वाले को देंगे। ये अपक्रम तोड़ना हुआ कि जिन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस करोड़ों रुपया लगा के जो आज इसको व्यापार बना दिया है, ये व्यापार का चक्र जब ही टूटेगा जब आज मजदूर को टिकट मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, जब आज झुग्गी झोपड़ी वाले को टिकट मिलेगी, सड़क पे रेडी लगाने वाले को टिकट मिलेगी, सड़क के ऊपर काम करने वाले आदमी को टिकट मिलेगी, 15,000 से नीचे काम करने वाले को टिकट मिलेगी, एक कैब ड्राइवर को टिकट मिलेगी, तब जाके इस देश में सत्ता के अंदर असली सही मायने परिवर्तन आएगा। और नगर निगम पार्षद का जो चुनाव होता है उसको नगर पिता के नाम से बोला जाता है। जब किसी वकील को टिकट मिलेगी, मैं ये चाहूंगा कि हर एक पार्टी से कि इस बार कम से कम 25% टिकटें दिल्ली के अंदर जो एक डबल ग्रेजुएट एडवोकेट होता है उस एडवोकेट को ये टिकट मिलनी चाहिए, ताकि वही लोग इनको इंसाफ दिलवाते हैं कोर्ट के अंदर। और जब वकील पढ़ा लिखा आदमी, डबल ग्रेजुएट, कानून को जानने वाला आदमी सत्ता में आएगा तो वो सही तौर पे जनता की आवाज उठाएगा कानूनी स्तर पे और कानूनी तौर पे उनको इंसाफ दिलवाएगा, उनकी बात समझेगा। ये मैं आज शब्दावली को शेयर करना चाहता हूं और इसके साथ इस शब्दावली को नाम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।